प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से बात की। मोदी ने रूस यूक्रेन संघर्ष को सुलझाने के लिए बातचीत बढ़ाने की दोहराई। ईडी के नवे समन पर आज होनी है दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की पेशी। सूत्रों के मुताबिक आज भी पेश नहीं होंगे केजरीवाल। बीजेपी काट सकती है पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी का टिकट। मेनका गांधी को पीलीभीत से चुनाव लड़वाने की चर्चा। मेरठ में भी नया चेहरा हो सकता है बीजेपी का प्रत्याशी। उत्तराखंड में चुनाव प्रचार गरमाने के लिए आएंगे मोदी शाह। योगी समेत 16 दिग्गज राजनाथ, गडकरी, स्मृति ईरानी के आने की भी संभावना। दिल्ली के कबीर नगर में इमारत गिरने से हुआ दर्दनाक हादसा। आधी रात को पूरी तरह से ढही इमारत के मलबे में दबकर 2 मजदूरों की यूं मौतें और एक घायल। बदायूं में नाबालिग भाइयों की हत्या के मामले में अभी भी पुलिस के पकड़ से बाहर है हत्यारा जावेद। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। और बात करेंगे कश्मकश की जारी और लिस्ट की तैयारी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां पर आज बीजेपी जारी कर सकती है लिस्ट। और बीजेपी की तीसरी लिस्ट आज जारी हो सकती है। बेहद कश्मकश की जो स्थिति है वो भी देखी जा रही है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। और दिग्गजों के कट सकते हैं टिकट, नए चेहरों को भी एक मौका दिया जा सकता है। और मंथन के बाद बीजेपी का टिकट कटिंग फॉर्मूला अब चूंकि देखा जा रहा है, तो मंथन किया गया और मंथन के बाद देखा जा रहा है कि अब जो कि लिस्ट है वो भी जारी हो सकती है। तो बीजेपी की तीसरी लिस्ट जारी हो सकती है। तो बड़ी खबर दिल्ली से बता रहे हैं आपको, आज बीजेपी जारी कर सकती है अपनी तीसरी लिस्ट। और जिसमें से माना जा रहा है कि तीसरी लिस्ट तो जारी होगी, लेकिन पीलीभीत की अगर बात कर ले तो वहां पर अभी भी कश्मकश की जो स्थिति है वो देखी जा रही है। अभी भी वरुण गांधी को टिकट दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा क्लियर नहीं हो सका है। हालांकि माना यह भी जा रहा है कि पीलीभीत से मेनका गांधी को टिकट दिया जा सकता है। हालांकि मेनका गांधी का साफ तौर पर कहना है कि वो वरुण गांधी को ही पीलीभीत में देखना चाहती हैं, वो सुल्तानपुर से ही टिकट लेना चाहती हैं। हालांकि जो मेनका गांधी हैं वो अपने बेटे को ही अब इस चुनावी मैदान में उतारना चाहती हैं। प्रवेश शर्मा इसी खबर पर है। प्रवेश, देखिए जिस तरह से सभी पार्टियों में एक तरह से उहापोह की जो स्थिति है वो देखी जा रही है, बात चाहे कांग्रेस की कर ले या समाजवादी पार्टी की कर ले, सब जगह कश्मकश की स्थिति बनी हुई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अगर बात कर ले तो यहाँ पर भी वही स्थिति देखने को मिल रही है। अभी भी चाहे पीलीभीत की बात कर ले या सुल्तानपुर की बात कर ले, जो तस्वीरें हैं वो स्पष्ट नहीं हो सकी हैं। और यह भी माना जा रहा है कि आज जो तीसरी लिस्ट है वो जारी हो सकती है। देखिए, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। मैं आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव में 543 सीटें हैं, जिसमें से 267 सीटें जो है लोकसभा उम्मीदवारों की लिस्ट जो है बीजेपी की तरफ से जारी हो चुकी है। और आज बताया जा रहा है, संभावना ये जताई जा रही है कि देर शाम तक तीसरी लिस्ट भी जारी हो जाएगी और बचे हुए जो उम्मीदवार है उनकी घोषणा हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि किनके टिकट कटेंगे, किनको टिकट मिलेगा। ये अपने आप में एक असमंजस का सवाल बना हुआ है। कई सीटें ऐसी हैं जिस पर लगातार से मंथन किया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि जो लिस्ट जारी हुई है उसमें भी काफी मंथन किया गया था। एक सीट के लिए कम से कम 3 उम्मीदवारों के चयन की लिस्ट प्रधानमंत्री मोदी और जेपी नड्डा के समक्ष पहुंची थी, जिसमें बड़ा मंथन करने के बाद जो है उनके नामों पर मोहर लगी। आज देखने वाली बात है कि जब ये लिस्ट जारी होगी तो उसमें मेनका गांधी का नाम, वरुण गांधी का नाम, इसके अलावा ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम, जो अपने आप में एक बड़े नाम है जिनको लेकर लगातार चर्चा की जा रही है कि बीजेपी हो सकता है कि इस बार इनका नामों में टिकट काट दे। लेकिन सूत्रों के हवाले से मुझे जानकारी मिल रही है कि कहीं ना कहीं मेनका गांधी की सीट जरूर बदली जा सकती है, लेकिन उनका टिकट नहीं कटेगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि वरुण गांधी के टिकट को लेकर अभी संशय बरकरार है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी की तरफ से कुमार विश्वास और नुपुर शर्मा दोनों का नाम लिस्ट में आने की संभावना जताई जा रही है। जी
बिल्कुल प्रवेश है, नूपुर शर्मा और कुमार विश्वास का भी नाम शामिल है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठ जाता है कि जिस तरह से जो चर्चा में इस समय पीलीभीत की सीट और सुल्तानपुर की सीट बनी हुई है, तो ऐसे में जो मेनका गांधी है उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि अगर वरुण गांधी को टिकट नहीं दिया जाता तो वो भी चुनाव नहीं लड़ेंगी, वो भी उस सीट के लिए दावेदार नहीं हो सकती। तो ऐसे में बीजेपी के लिए भी एक बड़ी चुनौती देखी जा रही है। बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर मेनका गांधी अपनी जिद पर अड़ेंगी तो कहीं ना कहीं, मैं पहले ही बता दूं, सूत्रों के हवाले से ये मुझे स्पष्ट है कि वरुण गांधी का टिकट कट सकता है, लेकिन मेनका गांधी को टिकट देने की बात सामने जरूर आ रही है। अब देखने वाली बात है कि जिस तरीके से जो मेनका गांधी का बयान सामने आ रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं पार्टी एक बार विचार जरूर करेगी। मैं आपको विशेष रूप से बता दूं, गांधी परिवार से जुड़े हुए हैं वरुण गांधी और मेनका गांधी का नाम, इनको लेकर बीजेपी की तरफ से हमेशा ये कोशिश की जाती है कि इनको नाराज न किया जाए और इनको पूरा ध्यान दिया जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पीलीभीत की सीट पर लेकर वरुण गांधी से पिछले कार्यकाल को लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी जो है खुश नहीं है। उनके कार्यकाल में कई ऐसी चीजें रही हैं जिसको लेकर उन्होंने संभवतः वहां के लोगों के लिए जुड़े हुए काम नहीं किए, जिसकी वजह से ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि वरुण गांधी का टिकट कट जाए। लेकिन अगर मेनका गांधी का बयान सामने आता है तो ये पूरी संभावना है कि बीजेपी उस पर पुनः विचार करेगी और हो सकता है कि वरुण गांधी को टिकट देने की संभावना बना दे। और बिल्कुल प्रवेश, और ये भी देखा जा रहा है कि वरुण गांधी, जैसा कि आपने बताया ही, लेकिन वरुण गांधी हमेशा से ही अपने मुखर अंदाज के लिए जाने जाते हैं। हमेशा ही वो सरकार में रहकर सरकार की जो भी कामकाज होते हैं उन पर भी सवाल उठाते नजर आए हैं। लेकिन अब जिस तरह से टिकट कटिंग की बात हो रही है तो माना जा रहा है कि अगर वरुण गांधी को टिकट नहीं दिया जाता तो निर्दलीय भी लड़ सकते हैं। देखिए, लगातार वरुण गांधी बोल सकते हैं कि अपनी ही पार्टी या अपने ही कार्यकाल को लेकर सवालिया निशान उठा देते हैं। जब वो बोलते हैं तो सीधे तौर पर मैं कहूं तो वो बीजेपी के खिलाफ ही बोलना शुरू कर देते हैं, जिसको लेकर पार्टी विशेष रूप से मैं बता दूं नाराजगी जताती है। पार्टी इस तरीके की जो बयानबाजी होती है उसको लेकर सख्त दिशा निर्देश देती है। पहले ही सभी नेताओं को इस तरीके की बयानबाजी से रोकती है, लेकिन वरुण गांधी वो अकेले शख्स है जो लगातार पार्टी के खिलाफ भी बोलते हैं और कार्यकाल में हुई कोई भी आलोचना हो उसकी खुलकर करते हैं। इसमें पार्टी को कहीं ना कहीं ये सब कुछ नकारा है, पसंद नहीं है, और वो ही एक ऐसी पॉइंट है, वही एक ऐसा वजह है जो वरुण गांधी को टिकट देने से रोकने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर वरुण गांधी को टिकट नहीं मिलता है, मेनका गांधी की नाराजगी सामने आती है तो बीजेपी को असमंजस होगा। लेकिन अगर वरुण गांधी खुद निर्दलीय चुनाव लड़ने की संभावना या घोषणा करते हैं तो वो उनका अपना निजी मामला हो। बिल्कुल प्रवेश, और देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से मेनका गांधी भी मना कर रही हैं कि पीलीभीत से वो नहीं लड़ेंगी, वरुण गांधी को ही वहां देखना चाहती है। अगर वरुण गांधी को टिकट नहीं दिया जाता है तो विकल्प के तौर पर बीजेपी किसे आगे लाती है। पूरी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। इस वक्त की खबर आपको बता रहे हैं कि इस समय बीजेपी जो है तीसरी लिस्ट जारी करने जा रही है, लेकिन अभी भी कश्मकश की जो स्थिति है, सिचुएशन, जो भी परिस्थिति देखी जा रही है बीजेपी के अंदर, और ये भी देखने वाली बात होगी कि किस तरह से जो उहापोह की स्थिति चल रही है उसको कैसे मैनेज किया जाएगा। राजधानी लखनऊ से भी आपको खबर बता देते हैं, जहां पर यूपी में कांग्रेस के 8 प्रत्याशियों के जो नाम है वो तय बताए जा रहे हैं। कांग्रेस जल्द प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर सकती है। तो वाराणसी से प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नाम की चर्चा काफी तेज बताई जा रही है। पीएम मोदी के सामने कांग्रेस के अजय राय प्रत्याशी के तौर पर उतरते नजर आएंगे। वहीं सहारनपुर से पूर्व विधायक इमरान मसूद के नाम की भी चर्चा काफी तेज है। अमरोहा से मौजूदा विधायक दानिश अली के नाम की भी चर्चा देखी जा रही है। कांग्रेस ने 17 सीटों में 8 प्रत्याशियों का चयन कर दिया है और जल्द ही कांग्रेस प्रत्याशियों के नाम की भी घोषणा की जा सकती है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक और जहां देखा जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी कब प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करती है, तो वहीं अब चूंकि खबर आ रही है कि 8 प्रत्याशियों का जो नाम है वो ऐलान कर सकती है कांग्रेस पार्टी। संदीप मिश्रा इसी खबर पर है। संदीप, जिस तरह से देखा जा रहा था, अटकलें लगाई जा रही थी कि आखिर कब कांग्रेस पार्टी प्रत्याशियों के नाम की घोषणा करती है, लेकिन अब जो खबर आ रही है वो ये है कि 8 प्रत्याशियों के नाम की जो घोषणा है वो कांग्रेस पार्टी कर सकती है, जिसमें से वाराणसी का प्रमुख रूप से नाम भी उठाया गया और अजय राय को वहां से लड़ाने की बात सामने आ रही है।
देखिए वंदना, बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरीके से इंडिया गठबंधन में कांग्रेस को अब तक जो है 17 सीटें मिली है और 17 सीटों में अब तक कांग्रेस पार्टी ने एक भी सीट का ऐलान अब तक नहीं किया है, सबसे बड़ी बात ये। लेकिन ये माना जा रहा है कि कयास लगाई जा रही, जो परसों CW की हुई बैठक में जो मंथन हुआ है उस पर काफी जोर पे चर्चा की गई दिल्ली में अगर हम बात करते हैं तो ये चर्चा इस प्रकार रही कि 8 ये उत्तर प्रदेश की जो 17 सीटें हैं यहाँ पर अपने कौन कौन से प्रत्याशी को मैदान में उतारा जाएगा, कौन से प्रत्याशी उनको जीत करके ये सीट जीत करके देंगे। तो इसमें कयास जो लगाई जा रही थी उसको लेकर के लगातार चर्चाएं की गई हैं और उस चर्चाओं की अगर हम बात करते हैं तो अजय राय को वाराणसी चुनाव लड़ाया जाएगा, जो कि मौजूदा समय में जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है। इसके साथ ही साथ हम मसूद अहमद की बात करते हैं, उनको चुनाव लड़ाया जाएगा। अमरोहा की सीट से जो नदीम है उनको चुनाव लड़ाया जाएगा। तो कई जो नाम हैं उन नामों पर लगातार जो चर्चाएं हैं वो चर्चा होती नजर आ रही। लेकिन फिलहाल लगातार मंथन जारी है कि कहां पर किस सीट पर कौन से उनके प्रत्याशी होंगे जिनकी प्रबल दावेदारी वहां पे होगी। यहाँ पे यानी कि साफ है कि जहां पर उस क्षेत्र में उनका अपना एक अलग वर्चस्व होगा, उस सीट पर अपने प्रत्याशी को कांग्रेस पार्टी इस बार चुनाव में उतारना चाहेगी, क्योंकि 17 सीटें मिली हैं कांग्रेस पार्टी को, महत्वपूर्ण 17 सीटें हैं और जहां पर कांग्रेस अपने प्रत्याशी को उतारना चाह रही है तो निश्चित तौर पर ऐसी जगहों पर कांग्रेस पार्टी ऐसे प्रत्याशी को मैदान में उतारना चाह रही है जो जनता के बीच में जिनका जुड़ाव जाता है, जनता के बीच में जिनका लगाव, जिन्होंने कामों को लेकर के आवाज उठाई है, तो ऐसे प्रत्याशी को कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से जो है चुनाव मैदान में उतारना चाह रही है। बिल्कुल संदीप, लेकिन अब देखने वाली बात तो ये है कि जिस तरह से अमरोहा, सहारनपुर, वाराणसी के नाम का ऐलान भी कर दिया कि प्रत्याशियों का नाम भी सामने रख दिया, लेकिन जो चर्चा का विषय इस समय जो बनी हुई है सीट अमेठी और रायबरेली, यहाँ की स्पष्ट जो तस्वीरें हैं स्पष्ट नहीं हो सकी हैं। आखिर कौन प्रत्याशी होगा यहाँ से? देखिए वंदना, बिल्कुल अभी अब से कुछ ही दिन पहले हमारी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय से बातचीत हुई थी, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि सुल्तानपुर, माफ करिएगा, रायबरेली की सीट और अमेठी वाली सीट, 2 सीटें ऐसी थी जिनके मंथन जो है जिन पे लगातार जो है सर्वे किया गया है और सर्वे रिपोर्ट के आधार पर पूरी रिपोर्ट जो है वो दिल्ली भेज दी गई थी। यानी कि रायबरेली में भी जिस तरीके से एक पत्र सोनिया गांधी को लिखा गया था, वहाँ की जनता ने एक भावुक होकर के एक पत्र लिखा था और साफ तौर पर ये बात कही जा रही थी कि रायबरेली और अमेठी पे गांधी परिवार कहीं ना कहीं चुनाव में उतरता हुआ नजर आएगा। लेकिन फिलहाल वो देखने को नहीं मिल रहा है कि गांधी परिवार इस बार जो है वहां से चुनाव को लड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से रणनीतियां बन रही हैं, गांधी परिवार अब तक जो है उत्तर प्रदेश में नहीं पहुंचा है। तो यानी कि ये माना जा रहा है कि काफी लंबा वक्त गुजर चुका है उत्तर प्रदेश में कि गांधी परिवार की जो एक उतरने की जो उम्मीद थी वो भी नहीं उतरते हुए नजर आ रहे हैं। प्रियंका गांधी की अगर हम बात करते हैं तो प्रियंका गांधी पिछले विधानसभा चुनाव में यहाँ उत्तर प्रदेश में नजर आई थी, उसके बाद से अब तक जो है उत्तर प्रदेश में कभी नजर नहीं आई। तो ये भी माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में अगर अपनी रायबरेली और अमेठी की सीट अगर बचानी होगी कांग्रेस को, तो कांग्रेस का अपना परिवार जो है वो कहीं ना कहीं वहां पे लड़ता हुआ नजर आएगा। हालांकि जिस तरीके से कांटे की टक्कर है तो निश्चित तौर पे ऐसे में ये जरूर होगा कि कांग्रेस परिवार को वहां पे क्या इस बार चुनाव में उत्तर प्रदेश में उतरेगा या फिर उत्तर प्रदेश से इस बार कांग्रेस गांधी परिवार जो है वो चुनाव लड़ता हुआ नहीं नजर आएगा। जी बिल्कुल संदीप, ये तो देखने वाली बात होगी कि आखिर इन दोनों ही सीटों पर कौन दावेदार होगा। लेकिन अगर बिल्कुल संदीप, और ये भी माना जा रहा है कि जिस तरह से वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने अजय राय को रखा गया है, प्रत्याशी के तौर पर उतारा गया है, देखने वाली बात होगी कि कितना चुनौतीपूर्ण कांग्रेस पार्टी की ओर के लिए रहने वाला है और बीजेपी इसको कितना अपने लिए चुनौतीपूर्ण मानती है। फिलहाल पूरी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। खबर यहाँ पर बता रहे हैं राजधानी लखनऊ से। कांग्रेस ने 17 सीटों में से 8 प्रत्याशियों के नाम का जो ऐलान है कर दिया है और करने वाली है, जल्दी कर सकती है कांग्रेस प्रत्याशियों के नाम की घोषणा। और इसके साथ ही साथ यूपी में कांग्रेस के 8 प्रत्याशियों के नाम तय बताए जा रहे हैं। राजधानी लखनऊ से खबर आ रही है जहां पर आज बीजेपी की सोशल मीडिया कार्यशाला है और बताया जा रहा है साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर चौक में ये कार्यशाला हो रही है और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, महामंत्री धर्मपाल सिंह इस कार्यशाला में मौजूद रहेंगे। और इसके साथ ही साथ अटल बिहारी वाजपेयी साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो आज बीजेपी की सोशल मीडिया कार्यशाला है, वर्कशॉप किया जा रहा है बीजेपी की ओर से। साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर चौक में ये कार्यशाला हो रही है और साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, महामंत्री
धर्मपाल सिंह भी इस कार्यशाला में शिरकत करते नजर आ रहे हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी साइंटिफिक कार्यशाला में कन्वेंशन हॉल में दिखाई दे रहे हैं और इसके साथ ही साथ बेहद महत्वपूर्ण है ये कार्यशाला और साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर चौक में आयोजित की गई है। कार्यशाला को आयोजित किया गया है। फिलहाल खबर आपको बता रहे हैं राजधानी लखनऊ से। तो अटल बिहारी वाजपेयी कन्वेंशन सेंटर हॉल में ये कार्यशाला को आयोजित किया गया है और इसके साथ ही साथ 11 बजे का समय था और 11 बजे इस कार्यशाला को शुरू किया गया है। और बात करेंगे ईडी की नजर, गिरफ्तारी का डर। दिल्ली से खबर बता रहे हैं आपको, केजरीवाल को सता रहा है गिरफ्तारी का डर और दिल्ली सीएम ने हाई कोर्ट में अर्जी दी है। तो गिरफ्तारी ना होने की गुहार भी लगाई है। जांच में पूरा सहयोग करने को लेकर के आश्वासन भी दिया गया है। तो दिल्ली से यह खबर आपको बता रहे हैं, गिरफ्तारी ना होने की गुहार लगाई है दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने और इसके साथ ही साथ जांच में पूरा सहयोग करने का भी आश्वासन दिया गया है। तो यूं कहा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल को कहीं ना कहीं गिरफ्तारी का डर भी सता रहा है और दिल्ली सीएम ने हाईकोर्ट में भी इस बात की अर्जी भी दी है और गिरफ्तारी ना होने की गुहार भी लगाई है। तो जांच में पूरा सहयोग करने का भी आश्वासन केजरीवाल की ओर से दिया गया है। खबर इस समय की बता रहे हैं आपको दिल्ली से। तो सीएम केजरीवाल की लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और इसके साथ ही साथ अब चूंकि देखा जा रहा है कि अर्जी लगाई गई है हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट में अर्जी लगाते हुए केजरीवाल ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वो जांच में भी पूरा सहयोग देंगे और आश्वासन भी दिया है। एक और गिरफ्तारी ना होने की भी गुहार लगाते केजरीवाल नजर आ रहे हैं। खबर इस वक्त की बता रहे हैं आपको दिल्ली से, केजरीवाल को सता रहा है गिरफ्तारी का डर और इसके साथ ही साथ दिल्ली सीएम ने हाई कोर्ट में भी अर्जी लगाई है। और दिल्ली से खबर बता रहे हैं जहां पर इमारत गिरने से दर्दनाक हादसा हुआ है। आधी रात को पूरी तरह से ढह गई इमारत और हादसे में 2 की मौत बताई जा रही है और एक गंभीर रूप से घायल भी है। तो कबीर नगर इलाके की पूरी घटना है। आधी रात को इमारत ढह गई जिसमें 2 की मौत बताई जा रही है और एक की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। तो इमारत गिरने से दर्दनाक हादसा हुआ है। और हादसे में 2 की मौत बताई जा रही है, एक की हालत गंभीर बनी हुई है। कबीर नगर इलाके की ये पूरी घटना है। तो खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं जहां पर आधी रात को एक इमारत ढह गई और इमारत ढहने से 2 लोगों की मौत हो गई है जिसमें से एक की जो स्थिति है, हालत है, वो गंभीर बनी हुई है। दिल्ली से एक खबर बता रहे हैं आपको। और राजधानी लखनऊ से खबर आ रही है जहां पर 20 सड़क पर लड़कियों का ड्रामा देखा गया। लड़कियों के आपस में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गोमती नगर क्षेत्र के मरीन ड्राइव का यह मामला बताया जा रहा है। लड़कियों के साथ कुछ युवक भी मारपीट में शामिल नजर आए। मारपीट में डंडे और बेल्ट का भी इस्तेमाल किया गया और पुलिस पूरे मामले की जांच और पड़ताल में जुट गई है। तो गोमती नगर क्षेत्र के मरीन ड्राइव
का ये मामला बताया जा रहा है। तो मारपीट में डंडे और बेल्ट का भी इस्तेमाल किया गया। लड़कियों के साथ साथ कुछ युवक भी शामिल होते नजर आए। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है और इसके साथ ही साथ बीच सड़क पर लड़कियों का हाई वोल्टेज ड्रामा देखा गया। तो लड़कियों की आपस में ही मारपीट का वीडियो बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गोमती नगर क्षेत्र के मरीन ड्राइव का ये वीडियो भी बताया जा रहा है। और बंदायूं कांड को लेकर बसपा सुप्रीमो का बयान सामने आया है। दो भाइयों की निर्मम हत्या अति दुखद है। दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हो और चुनाव में ना बिगड़े कानून व्यवस्था, इसको भी ध्यान में रखा जाए। तो बसपा सुप्रीमो मायावती की ओर से एक्स पर पोस्ट किया गया है, दुख व्यक्त किया गया है। दो भाइयों की निर्मम हत्या की गई और हत्या की घटना बेहद दुखद है, अति निंदनीय है और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना जरूरी है ताकि खासकर चुनाव में समय में कानून व्यवस्था का माहौल ना बिगड़ने पाए और ना इसकी आड़ में राजनीति ही हो पाए। तो ये पोस्ट आपको दिखा रहे हैं बसपा सुप्रीमो का, जो कि सोशल मीडिया पर किया गया है। तो कानून व्यवस्था का माहौल ना बिगड़े और ना ही इसकी आड़ में राजनीति हो, इसको लेकर के बसपा सुप्रीमो की ओर से पोस्ट किया गया है। और फर्रुखाबाद से खबर आ रही है, जहां पर जेल में बंद बंदियों का सराहनीय काम देखा गया है। नेचुरल तरीके से बंदियों ने गुलाल को तैयार किया है और इसके साथ ही साथ हल्दी, पालक और गुलाब और चुकंदर से गुलाल को तैयार किया है और बंदी उत्पाद केंद्र पर ये गुलाल बेचा भी जाएगा। तो नेचुरल तरीके से यानी कि प्राकृतिक तौर पर बनाया गया है, ये रंगों को बनाया गया है। इसकी नेचुरल गुलाल जो है बंदी खेलेंगे रंग। और जिला कारागार फतेहगढ़ का ही मामला बताया जा रहा है, जहां पर जेल में बंद बंदियों ने अनोखे तरीके से यानी कि प्राकृतिक तौर पर कलर को बनाया है, रंगों को बनाया है, गुलाल और अबीर को बनाया है, जिससे कि स्किन पर, त्वचा पर इसका साइड इफेक्ट ना पड़े, इसको लेकर के ध्यान रखा गया। और बंदी उत्पाद केंद्र पर गुलाल को अब बेचा जाएगा। तो हल्दी, पालक, गुलाब और चुकंदर से ये गुलाल तैयार किया गया है और बेहद प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल किया गया है और अब इसको बंदी उत्पाद केंद्र पर बेचा भी जाएगा। और इसकी नेचुरल गुलाल से ही सभी लोग होली खेलते नजर आएंगे। ये जो है होली के त्यौहार को देखते हुए बंदियों द्वारा बड़ी प्राकृतिक ढंग से गुलाल बनाया गया है, जिसमें आप जो पीला कलर देख रहे हैं गुलाल का, ये हल्दी से लिया गया है और जो हल्का लाल और भगवा कलर का गुलाल है ये चुकंदर से बनाया गया है और जो हरे रंग का गुलाल है ये पालक के कलर से बनाया गया है। और इनका जो बेस है वो चावल के आटे का है, जिसको बहुत फाइन पीस करके और कपड़े से छान करके बनाया गया है। ये विशुद्ध रूप से प्राकृतिक गुलाल है और इसकी बिक्री जो है बंदी उत्पाद केंद्र के माध्यम से जेल गेट के बाहर की जाएगी और बंदी भी हमारे कारागार के इसी गुलाल से होली खेलेंगे। और ये बंदियों ने ही अपना पूरी तरीके से इसको निर्मित किया है। सर बाहर मार्केट में भी क्या जाएंगे कलर? मार्केट में हमारा बंदी उत्पाद केंद्र के माध्यम से बेचा जाएगा, जो भी खरीदना चाहेंगे लोग वो खरीद लेंगे। और लखीमपुर से खबर है, जहां पर स्ट्रीट लाइट के खंभे में खुले पड़े तार और करंट की चपेट में आया है मासूम। हादसे में करंट लगने से 8 वर्षीय मासूम की मौत भी बताई जा रही है। लखीमपुर खीरी से आपको एक खबर बता रहे हैं। खीरी नगर पंचायत पर लापरवाही का आरोप है। इसके साथ ही साथ आक्रोशित परिजनों ने बच्चे का शव रखकर रोड को जाम कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस जाम को हटवाने में भी जुट गई है और कस्बा खीरी के मोहल्ला डीहपुर का ये मामला बताया जा रहा है।
तो लखीमपुर खीरी से आपको एक खबर बता रहे हैं जहां पर करंट की चपेट में आने से मासूम की मौत हो गई है और खुले पड़े थे लाइट के जो बिजली के जो तार हैं जिसकी चपेट में मासूम आ गया और उसकी मौत हो गई है। परिजनों में कोहराम देखा जा रहा है। लखीमपुर खीरी से आपको एक खबर बता रहे हैं। सुनवाई तो हो रही है, बुलाए तो हैं, तो बुलाया, ये बुलाए, देखो खुद बुलाए नहीं, हाँ बुलाए, तुम आएगा सारा, हाँ तुम बनाए रखो, आपकी बात है, हाँ बात करो, कनारे कर लो थोड़ा, अभी आए, जो एप्लीकेशन देना है, अभी दे दो, अभी एप्लीकेशन लिखो ना, तब तक कनारे बात है, हाँ तो परेशान ना। और बरेली से खबर आ रही है। इसी बीच बरेली से आपको एक खबर बता देते हैं। 2 मासूम बच्चों का हत्यारा गिरफ्तार हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर बरेली से आपको बता रहे हैं। पुलिस ने बरेली से हत्यारे को गिरफ्तार किया है। इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं जहां पर 2 बच्चों की निर्मम हत्या कर दी गई थी। 25,000 का इनामी था जावेद, जिसको गिरफ्तार बरेली से कर लिया गया है। तो दूसरे आरोपी साजिद का एनकाउंटर हुआ था, जिसको लेकर के देखा जा रहा था। दूसरा आरोपी फरार हो गया था, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। तो 2 मासूम की निर्मम हत्या की गई और हत्यारों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक का एनकाउंटर कर दिया था। 25,000 का इनामी था जावेद, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो दूसरे आरोपी साजिद का भी एनकाउंटर हुआ था। घटना के बाद देखा जा रहा है ये बड़ी कार्रवाई होती नजर आ रही है। फिलहाल आरोपी जो कि दूसरा आरोपी था उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। बरेली से आपको एक खबर बता रहे हैं। मैं तुरंत वहाँ से आया बदायूं के लिए। वहाँ पब्लिक बहुत थी। मैं सीधा दिल्ली भाग गया। मैं दिल्ली से सीधी बरेली आया हूँ अपने आप को सरेंडर करने के लिए। सीधी मेरे पास रिकॉर्डिंग है कई लोगों की, जहाँ से मेरे पास फोन आया कि तुम्हारे भाई ने ये कांड कर दिया है। नहीं ऐसा है, गाँव में मैं एक बात बताऊं, सुनो मेरी फोन अभी ऑफ मैंने कर रखा। बात सुनो, तुम अभी जैसे कहने भाई मैं देखो बहुत सीधा शरीफ आदमी हूँ। देखो एक का तो एनकाउंटर हो चुका है। हाँ भाई, मैं वो कौन था जिसका मेरा बड़ा भाई था, लेकिन उसने किया था। मैं उसमें बिल्कुल ही मेरा कुछ नहीं है। अच्छा, नाम जावेद है ना? मेरा नाम मोहम्मद जावेद। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद जावेद। मोहम्मद। मैं तुरंत वहाँ से आया बदायूं के लिए। वहाँ पब्लिक बहुत थी। तो अभी आप सुन रहे थे आरोपी जावेद को, जिसने कहा कि वो आया था बरेली अपने आप को सरेंडर करने। इसके साथ ही साथ जब पुलिस ने पूछताछ शुरू की तो उसका कहना था कि मेरे पास बहुत सारी ऐसी रिकॉर्डिंग है जिसको वो सुनाएगा और उसने हत्या नहीं की है। और इसके साथ ही साथ बड़े सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं कि ऐसे। और एक बार फिर से सुन लेते हैं आरोपी जावेद। मेरा बड़ा भाई था, लेकिन मैं तुरंत वहाँ से आया बदायूं के लिए। वहाँ पब्लिक बहुत थी। मैं सीधा दिल्ली भाग गया। मैं दिल्ली से सीधी बरेली आया हूँ अपने आप को सरेंडर करने के लिए। सीधी मेरे पास रिकॉर्डिंग है कई लोगों की, जहाँ से मेरे पास फोन आया कि तुम्हारे भाई ने ये कांड कर दिया है। नहीं ऐसा है, गाँव में मैं एक बात बताऊं, सुनो मेरी फोन अभी ऑफ मैंने कर रखा। बात सुनो, तुम अभी जैसे कहने भाई मैं देखो बहुत सीधा शरीफ आदमी हूँ। देखो एक का तो एनकाउंटर हो चुका है। हाँ भाई, मैं वो कौन था जिसका मेरा बड़ा भाई था, लेकिन उसने किया था। मैं उसमें बिल्कुल ही मेरा कुछ नहीं है। और सानू इसी खबर पर है। सानू, जिस तरह से सुना जा रहा था जावेद को गिरफ्तार कर लिया गया है और कह रहा था कि उसे फोन पर ये सूचना मिली कि उसके भाई का एनकाउंटर किया जा चुका है। तो सवाल तमाम है कि आखिर किसने फोन किया और वो कौन कौन सी रिकॉर्डिंग थी जो सुनाना चाह रहा है जावेद। देखिए वंदना, निश्चित तौर पे जो एक दिन पहले जो बदायूं में हत्याकांड हुआ, निर्मम हत्याकांड हुआ, जिसमें 2 बच्चों को बड़ी बर्बरता के साथ जो है मौत के घाट उतारा गया था। उसमें 2 लोग आरोपी माने जा रहे थे, जिसमें एक को पुलिस ने मौके पर ही एनकाउंटर कर दिया था, लेकिन जो दूसरा उसका छोटा भाई था यानी कि जावेद, वो फरार हो गया था। इसको देर रात की बात की जाए तो बरेली पुलिस ने दबोच लिया है। वहां पर ये टेम्पू से निकल कर जा रहा था, ये इसका कहना है साफ तौर पर से। पहले जैसे ही हत्याकांड
हत्याकांड को अंजाम दिया गया तो वो दिल्ली के लिए बस से जो है फरार हो गया था। लेकिन इसने खुद ही जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें साफ तौर पर ये खुद कह रहा है कि मैं बरेली इसलिए लौटा हूं क्योंकि मैं पुलिस को सरेंडर करना चाहता हूं। फिलहाल वीडियो जो है ये सामने आया तो कहीं ना कहीं बरेली पुलिस जो है अब इनको आगे की जो इससे जांच करेगी, इससे पूछताछ करेगी और साथ ही तौर पर अभी की बात की जाए तो बारादरी थाने में इसको भेज दिया गया है। पुलिस की बहुत ही पैनी नजर में ये जो है इसको बंद किया गया है। लेकिन वंदना, बड़ा सवाल है कि आखिर ये इतने शातिर तरीके से कैसे फरार हुआ। बदायूं पुलिस पर बड़े सवाल खड़े हो गए। एक का तो एनकाउंटर हो गया लेकिन दूसरा जो आरोपी था अब वो खुद पुलिस की निगरानी में आ रहा है और पुलिस को खुद सरेंडर करने के लिए तैयार है। बिल्कुल शानू, और साफ तौर पर ये भी जो तस्वीर है सामने स्पष्ट होती नजर आ रही है कि जिस तरह से जावेद ने कहा कि उसका फोन बंद है और वो खोलकर दिखा भी सकता है कि उसके पास कौन कौन से फोन आए थे, रिकॉर्डिंग क्या क्या थी। तो सवाल ये है कि आखिर जब सरेंडर करने आया था तो फोन बंद क्यों किया था? क्या वो चाहता था कि उसको कोई पकड़ ना पाए? देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरीके से वो जिस तरीके से उसने वीडियो में कहा है, जैसे ही पब्लिक उससे पूछताछ करती है कि आखिर तू क्यों बरेली आया है, तो उसने तमाम तरीके के बहानेबाजी करी है और कह रहा है कि फोन करके भाग गया था। लेकिन उसने साफ तौर पर कहा है कुछ रिकॉर्डिंग्स भी उस पर हैं। तो इन तमाम तरीके की जो चीजें हैं वो अभी सामने निकल करके आएंगी। लेकिन अभी बरेली पुलिस की तरफ से कोई ऑथेंटिक पुष्टि नहीं की गई है। इस चीज पर भी सवाल खड़े होते हैं कि आखिर जो बरेली पुलिस इसका कब खुलासा करेगी और जो बरेली के आला अधिकारी हैं वो इस बात को कब सुनिश्चित करेंगे कि आखिर जो दूसरा आरोपी है जावेद वो गिरफ्तार हो गया है। फिलहाल वीडियो से साफ जाहिर हो रहा है कि जावेद अब खुद जो है सरेंडर करना चाहता है और वो ये भी कह रहा है कि जो हत्याकांड को अंजाम दिया गया उसमें मेरा कोई रोल नहीं है। वंदना, बिल्कुल शानू, और ये भी जिस तरह से जो जावेद है उसने ये कहा कि वो सरेंडर करने के लिए ही आया है बरेली। तो बरेली पुलिस ने क्या अभी बदायूं पुलिस से संपर्क किया, बदायूं पुलिस को जानकारी दी? देखिए, पुलिस की बात की जाए तो प्रशासनिक अमला कहीं ना कहीं अभी इस बात को दबाया हुआ है और मुझे लगता है जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक अमले में भी हड़कंप मच गया है कि आप देख सकते हैं कि साफ तौर पर से जो आरोपी है वो खुला घूम रहा था। यानी कि वो बरेली बदायूं से पहले बरेली आया और बरेली से सीधा वो दिल्ली के लिए रवाना हो गया और दिल्ली से वो फिर वापस बरेली आ गया। तो कहीं ना कहीं जो पुलिस प्रशासन है उस पर भी कई सवाल खड़े होते हैं कि आरोपी की जो तलाश की जा रही थी आखिर पुलिस इसमें क्यों फेल साबित हुई, एलआईयू क्यों फेल साबित हुई, आखिर इसको पब्लिक ने पकड़ा। अब कहीं ना कहीं ये बरेली पुलिस मुझे लगता है जल्द से जल्द ये जो तस्वीरें एक्सक्लूसिव केसेस दिखा रहा है तो जल्द से जल्द इस पर खुलासा करेगी और बरेली के जो आईजी हैं या फिर एडीजी जोन की बात की जाए तो इस तमाम मुद्दों पर कहीं ना कहीं अपनी बात रखेंगे कि आखिर इसको कैसे पकड़ा गया और पब्लिक ने क्या करा और इसके पास से जो सबूत मिलेंगे यानी कि रिकॉर्डिंग जो ये बात कह रहा है वो बड़ा सवाल खड़ा करती है। वंदना, बिल्कुल सानू, आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल ये खबर बता रहे हैं बरेली से जहां पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जावेद को गिरफ्तार कर लिया गया है और एक जो वीडियो है जावेद का सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इस वीडियो में साफ तौर पर आप देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं कि जावेद का कहना है कि वो बरेली आया ही था सरेंडर करने और कई सारे जो खुलासे हैं वो भी करता नजर आया है। हालांकि पुलिस महकमे में हड़कंप भी देखा जा रहा है और लापरवाही, जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे थे कि पुलिस महकमे में भी लापरवाही देखी जा रही है और किस तरह की रिकॉर्डिंग की बात जावेद कर रहा है इस बात का भी खुलासा होना बाकी है। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और चुलकाना धाम में श्याम बाबा का फाल्गुन उत्सव मेला बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और मेले में बुधवार को करीब 15 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन किए हैं। श्रद्धालुओं के लिए यात्रा क्षेत्र में विभिन्न धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं ने अनेक भंडारे लगाए थे। वहीं श्याम बाबा मेले में भव्य कीर्तन का आयोजन किया जा रहा है जिसमें दूर दराज के उच्च कोटि के भजन गायकों साधु संतों ने अपनी मधुर वाणी से श्याम बाबा की महिमा का गुणगान किया और इससे पूर्व मंच पर दूर दराज से पहुंचे साधु संतों का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। वहीं कुमार विष्णु ने रामायण चौपाई से उपस्थित श्रद्धालुओं को झूमने पर विवश कर दिया। आज इस फाल्गुन महोत्सव पर विशेष मैं इस मीडिया को धन्यवाद दूंगा
तो मेले का एक अच्छी तरह से लाइव प्रसारण लोग कर रहे हैं और बाबा शाम यहाँ पर आने वाले सभी भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। आज का ये बहुत ही पवित्र और सुंदर प्रसंग ये चुरकाना धाम श्री चुरकाना धाम जी के इस पावन पवित्र स्थान पर मुझे लगता है मैं पहले क्यों नहीं आया, आज मुझे पहली बार यहाँ आकर के। मंडला में सीएम मोहन यादव का अनोखा अंदाज देखने को मिला। डिंडोरी से लौटते समय मंडला बताया जा रहा है कि जिला के निवास तहसील में सीएम का काफिला रुक कर सीएम ने यहां पर आलू बड़ा समोसा का आनंद भी उठाया और उन्होंने कार्यकर्ताओं को खुद को अपने हाथों से कागज से लपेटकर समोसा आलू बंडा और कार्यकर्ताओं को बाटी चाय की चुस्की लेते भी नजर आए और इनके साथ केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते भी मौजूद रहे। नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है। पुलिस ने शहर के महू रोड स्थित सांवरिया मेडिकल स्टोर पर छापा मारकर बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित दवाई जब्त की है। मेडिकल स्टोर पर यह दवाई डॉक्टर के पर्चे के बगैर ही लोगों को बेची जा रही थी और पुलिस के अनुसार इस दवाई का उपयोग लोग MDMA और ब्राउन शुगर जैसे मादक पदार्थ में मिलाकर नशे के लिए कर रहे हैं। देखिए, पिछले कुछ टाइम से हम लोग जो है वो नशे के ऊपर लगातार कार्यवाहियां कर रहे हैं, जिसके अंदर अभी तक हम लोगों ने लगभग 18 लोगों को MD के मामलों में गिरफ्तार किया है। इन सभी लोगों से पूछताछ में कुछ चीज़ें हम लोगों के सामने आई, जिसके अंदर हमें ये भी जानकारी में आया कि मेडिकल स्टोर से इस तरीके के जो इंजेक्शंस है, अलग अलग टाइप के इंजेक्शंस लोग खरीद रहे हैं और जिससे नशा किया जा रहा है। तो उसी तारतम्य में एक जो लोकल एनेस्थीसिया होता है उसके इंजेक्शंस भी जो है वो बिना प्रिस्क्रिप्शन के लोगों को बेचे जा रहे हैं और उसका इस्तेमाल जो है वो नशे के रूप में जो है वो लोग कर रहे हैं। ये जानकारी मिलने के बाद में हम लोगों ने जो है वो एक मेडिकल स्टोर पे एक व्यक्ति को भेजा उसको खरीदवाने के लिए और उसके बाद में उसके ऊपर कार्रवाई करके ड्रग इंस्पेक्टर को सूचित किया। ड्रग इंस्पेक्टर जो है वहाँ पर मौके पे पहुंचे और उनके द्वारा वो पूरा के पूरा जो है वो उनके जो आमद और वो जो बेचने वाला रजिस्टर है, स्टॉक रजिस्टर है, उसको भी सीज किया है। अग्रिम कार्यवाही भी वो करवा रहे हैं और पुलिस साथ साथ में इस चीज का भी संज्ञान ले रही है कि जब बिना प्रिस्क्रिप्शन के ये ड्रग्स दिया नहीं जा सकता, ये सीधे सीधे हॉस्पिटल में इस्तेमाल होता है, तो कैसे ये ड्रग जो है ये लोकली किसी व्यक्ति को ये अवेलेबल हो रहा है। खबर आ रही है बरेली से, आपको ये बड़ी खबर बता देते हैं, जहां पर बदायूं हत्याकांड का एक और आरोपी गिरफ्तार किया गया है। 2 मासूम बच्चों की हत्या करने वाला आरोपी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बरेली से हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही ये बड़ी खबर 25,000 का इनामी जावेद को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वक्त की बरेली से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। दूसरे आरोपी साजिद का एनकाउंटर हो गया था और इसके साथ ही 2 मासूम बच्चों की बदायूं में हत्या की गई थी और हत्या कर फरार हुए आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही एक वीडियो जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जावेद का, इस पर स्पष्ट रूप से सुना जा सका कि खुद जावेद ये कह रहा था कि वो बरेली में सरेंडर करने आया है और इसके साथ ही कई सारे सवाल अब पुलिस महकमे में उठते नजर आ रहे हैं। मेरे पास रिकॉर्डिंग है, कई किया है। मैं तुरंत वहाँ से आया बदायूं के लिए, वहाँ पब्लिक बहुत थी, मैं सीधा दिल्ली भाग गया। मैं दिल्ली से सीधी बरेली आया हूँ अपने आप को सरेंडर करने के लिए। सीधी मेरे पास रिकॉर्डिंग है कई लोगों की, जहाँ से मेरे पास फोन आया कि तुम्हारे भाई ने ये कांड कर दिया है। नहीं ऐसा है, मैं एक बात बताऊं, सुनो मेरी फोन अभी ऑफ मैंने कर रखा बात सुनो। तुम अभी जैसे कहने मतलब भाई मैं देखो बहुत सीधा शरीफ आदमी हूँ। देखो एक का तो एनकाउंटर हो चुका है। हाँ भाई, मैं वो कौन था जिसका एनकाउंटर? मेरा बड़ा भाई था, लेकिन उसने किया था, मैं उसमें बिल्कुल ही मेरा कुछ नहीं है। अच्छा, नाम जावेद है ना? मेरा नाम क्या नाम है तुम्हारा?
मोहम्मद जावेद मोहम्मद किया है। मैं तुरंत वहाँ से आया बदायूं के लिए, वहाँ पब्लिक बहुत थी, मैं सीधा दिल्ली भाग गया। मैं दिल्ली से सीधी बरेली आया हूँ अपने आप को सरेंडर करने के लिए। सीधी मेरे पास रिकॉर्डिंग है कई लोगों की, जहाँ से मेरे पास फोन आया कि तुम्हारे भाई ने ये कांड कर दिया है। नहीं ऐसा है, मैं एक बात बताऊं, सुनो मेरी फोन अभी ऑफ मैंने कर रखा है। बात सुनो, तुम अभी जैसे शानू कुमार इसी खबर पर है। शानू, जिस तरह से जो जावेद है उसको सुना जा सकता है कि उसने कहा कि मेरे पास रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग की बात हम लोग कर ही रहते, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात थी, चाहे वो बंदाई पुलिस हो या फिर बरेली पुलिस हो, हर जगह देखा जा रहा था कि पुलिस भी पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रही थी। तो ऐसे में ये जो आरोपी था जावेद, वो कैसे फरार हो गया, एक बड़ा सवाल खड़ा होता नजर आ रहा है। देखिए वंदना, निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं बरेली पूरे मंडल भर की पुलिस कहीं ना कहीं फेल साबित हुई है। और साफ तौर पर से जिस तरीके से बदायूं में सिविल लाइंस इलाके में निर्मम हत्या की गई बच्चों की और गला रेत करके जो हत्या की गई थी, कहीं ना कहीं पूरा दर्दनाक ये पूरी वारदात अधिकारी यहां से लेकर मुख्यालय तक की बात करें तो वहां तक के लोग अधिकारी जो है इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए थे और बरेली मंडल के अधिकारी भी खुद मौके पर पहुंचे थे, जिसमें एडीजी जोन पीसी मीणा की भी बात की जाए। फिलहाल एक आरोपी यानी कि जो इसका भाई था साजिद, वो मौके पर ही एनकाउंटर में उसको पुलिस ने जो है ढेर कर दिया था। लेकिन कहीं ना कहीं जो इसका दूसरा भाई था यानी कि इसका जो छोटा भाई था जो जावेद, वो लगातार फरार हो गया था। और उसके बाद बरेली पुलिस की बात की जाए, पूरे मंडल भर की पुलिस की बात की जाए और एसटीएफ और एसओजी टीम लगाई गई थी, लेकिन जो जावेद था वो लगातार फरार चल रहा था और गिरफ्तार नहीं हो सका। लेकिन कहीं ना कहीं जो ये वीडियो सामने आया है, ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल खड़ा करता है पुलिस महकमे पर और जो एलआईयू महकमा है उस पर सवाल खड़ा करता है कि आखिरकार जो आरोपी का जो सगा भाई था यानी कि जावेद, वो बदायूं से निकल करके पहले बरेली पहुंचा और बरेली से निकल करके सीधा दिल्ली पहुंचा और दिल्ली से फिर वापस बरेली आ गया। तो ये बड़े सवाल है कि आखिर एक तरीके से पूरा छोटा घूम रहा था आरोपी, जो कि इतने बड़े हत्याकांड का जो मेन आरोपी है वो खुला घूम रहा था, आखिर पुलिस क्या कर रही थी, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल अभी की बात की जाए तो इसको बरेली के सैटेलाइट चौराहा यानी कि जो बारादरी थाना क्षेत्र है वहां का इलाका है सैटेलाइट चौराहा, यहीं से सारी की सारी चारों दिशाओं के लिए बसों का आवागमन होता है, वहीं पर ही दूर दूर से यात्री पहुंचते हैं। तो वहां पर ये एक टेंपो में जा रहा था, उसको पब्लिक ने जो है उसको पकड़ा है, उसको संदिग्धता पाए जाने पर उससे बातचीत करी तो कहीं ना कहीं उसके आधार कार्ड जावेद नाम से निकले और उसने खुद कबूला, जिसके बाद ये पूरा वीडियो बनाया गया और वीडियो अब जो है वायरल हो गया है और इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी पुलिस के सूत्रों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं ये बारादरी जो पुलिस है उसको लिए सौंप दिया है, लेकिन अभी तक बरेली के जो आला अधिकारी हैं उन्होंने किसी प्रकार की ऑथेंटिक पुष्टि नहीं की है कि आखिर जावेद गिरफ्तार हो गया। लेकिन जो जावेद है वो खुद अपनी मुंह जबानी बता रहा है, खुद अपनी कहानी बता रहा है कि आखिर किस तरीके से पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। लेकिन वो एक तरफ ये भी कह रहा है कि इस हत्याकांड में उसका कोई भी रोल नहीं है, उसके बड़े भाई ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है, लेकिन वो अब खुद सरेंडर बरेली पुलिस को करना चाह रहा था, इसलिए वो दिल्ली से लौटा है। तो बड़े अंकुश खड़े होते हैं वंदना की आखिर बरेली पुलिस का जो खुफिया तंत्र था, एजेंसी थी, इंटेलिजेंस ब्यूरो था, वो कहीं ना कहीं फेल साबित हुआ है, चूंकि इतने बड़े निर्मम हत्याकांड का आरोपी जो दूसरा आरोपी था वो फरार चल रहा था और वो खुला पब्लिक के बीच घूम रहा था। तो कहीं ना कहीं अब कुछ ही देर में इसकी भी पुष्टि हो जाएगी वंदना। ये भी सवाल उठता है कि ये भी सवाल है कि क्या कुछ लोग हैं जावेद के पीछे जो उसकी मदद कर रहे थे, जिस तरह से उसने एक भूमिका बनाई और कहा पुलिस के सामने और एक वीडियो भी वायरल किया। और देखिए निश्चित तौर पे वंदना ये बहुत अहम सवाल है, चूंकि जिस तरीके से ये भूमिका बनकर के और ये पूरा माहौल बना करके ये बरेली सैटेलाइट पर पकड़ा गया, तो इससे कहीं ना कहीं अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसके पीछे कई और लोग हैं जो इसकी मदद कर रहे थे। क्योंकि बरेली जो दिल्ली बदायूं का जो रास्ता है वो करीब 350 किलोमीटर की दूरी है और मुझे लगता है कि बदायूं से दिल्ली जाना कोई बड़ी आसान बात नहीं। और लगातार ये इस तरीके से ये 2 दिन से फरार चल रहा था और बरेली पुलिस जगह जगह चेकिंग कर रही थी। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आचार संहिता चल रही है और आचार संहिता पे हर मोड़ हर चौराहे पर उत्तर प्रदेश में चेकिंग हो रही है, लेकिन जो आरोपी
खुला घूम रहा था। तो इन तमाम तरीके के जो पहलू हैं, अभी इन पर बहुत कुछ कहना कहीं ना कहीं जल्दबाजी होगी, लेकिन बहुत जल्द इस चीज का खुलासा हो जाएगा। और मुझे लगता है कुछ ही देर में बरेली के जो आला अधिकारी हैं इस पूरे मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में इससे जितनी भी बातें सामने आएंगी, पुलिस इससे जो जो कुछ उगलवा सकेगी वो सारी चीजें मीडिया के सामने रखेंगे। लेकिन अभी की जो बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो आला अधिकारी हैं इस पूरे मामले से बचते नजर आ रहे हैं, और अभी कोई भी ऑथेंटिक पुष्टि करने को तैयार नहीं है। वंदना। बिल्कुल, और बदायूं से हमारे साथ रितेश है। रितेश, जिस तरह से अब बरेली में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो बदायूं पुलिस अब किस तरह से एक्शन लेती है, किस तरह से कार्रवाई करती है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, ये देर रात को आरोपी देर रात बरेली पुलिस ने उसको सैटेलाइट बस स्टैंड से गिरफ्तार किया। लोगों ने उसे पकड़ा था, उसके बाद उसकी आईडी कार्ड, आधार कार्ड, 8 चीजें देखी थी, उसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया था। वहीं इस मामले में जब हमने एसएसपी बदायूं को फोन लगाया, फोन से संपर्क करना चाहा तो उनका फोन रिसीव नहीं हुआ। इस मामले में अभी बदायूं पुलिस का कोई रिएक्शन नहीं आया। जी बिल्कुल रितेश, जिस तरह से आपने भी सुना होगा कि जावेद का जो वीडियो सामने आया, जावेद ने स्पष्ट रूप से ये कहा कि वो इस हत्याकांड में शामिल नहीं था। अगर वो शामिल नहीं था तो फिर फरार क्यों हुआ था? एक बड़ा सवाल खड़ा होता नजर आ रहा है रितेश। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हमने कल जब उसकी माँ से बात की थी तो उसकी माँ का भी यही बयान सामने आया था कि घटना स्थल पर जो था साजिद मौजूद था, लेकिन जावेद घर पर। बिल्कुल शानू और रितेश, हम आपसे पल पल की अपडेट लेते रहेंगे, और इसके साथ ही साथ और ये खबर हम आपको बता रहे हैं बरेली से, जहां पर 25,000 का इनामी जावेद गिरफ्तार किया गया है। और बरेली से हमारे साथ शानू और बदायूं से रितेश पल पल की अपडेट दे रहे थे। आप दोनों का ही शुक्रिया। फिलहाल ये जो तस्वीर है वो दिखा रहे हैं जावेद की, जिसको गिरफ्तार बरेली पुलिस ने कर लिया है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए आज भाजपा ने राजनांदगांव में बड़ी बैठक बुलाई, जिसमें छत्तीसगढ़ के भाजपा प्रभारी नितिन नवीन और सहित बड़े नेता पहुंचे थे। और बड़े नेताओं में उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा, उप मुख्यमंत्री अरुण साव और पूर्व विधानसभा प्रतिपक्ष के नेता नारायण चंदेल सहित अन्य बड़े नेता भी पहुंचे। लोकसभा के प्रबंध समिति की बैठक है, और इस बैठक में प्रदेश के सह प्रभारी, बिहार के कैबिनेट मंत्री की नवीन और वरिष्ठ नेतागत उपस्थित रहे। बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारी, आगामी कार्यक्रमों की योजना रचना और चुनाव की पूरी व्यू रचना पर भी बात की गई। राजनांदगांव लोकसभा के प्रबंध समिति की बैठक है, और इस बैठक में प्रदेश के सह प्रभारी, बिहार के कैबिनेट मंत्री नितिन नवीन जी और हमारे वरिष्ठ नेतागण उपस्थित रहेंगे। इस बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारी, आगामी कार्यक्रमों की योजना रचना और चुनाव की पूरी व्यू रचना आज की बैठक में बनेगी। अभी कोरबा लोकसभा की बैठक लेकर आए हैं, राजनांदगांव लोकसभा की बैठक होगी। भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है। और सीधा चलते हैं राजधानी दिल्ली, जहां पर कांग्रेस पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है।
बराबरी से चुनाव ना लड़े और ना लड़ पाए, ये सत्ताधारी दल द्वारा एक खतरनाक खेल है। इसके दूरगामी प्रभाव होंगे, क्योंकि अगर डेमोक्रेसी को इस देश में बचाना है तो लेवल प्लेइंग ग्राउंड होना चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चंद देशों में चुनाव हो रहे हैं, 99% वोट एक ही आदमी ले रहा है। ऐसा आपको तो मालूम हो गया रिसेंटली किन किन देशों में ऐसा हुआ है। तो ये सत्ताधारी दल द्वारा एक खतरनाक खेल खेला गया है। इसके दूरगामी प्रभाव होंगे, पर यह स्पष्ट है कि इस तरीके से किसी राजनीतिक दल को असहाय बनाकर चुनाव लड़ने में बाधा उत्पन्न कर और फ्री एंड फेयर इलेक्शन कभी नहीं कहा जा सकता। देश की जनता, एक आम नागरिक एक देख सकता है कि बीजेपी ने चुनावी चंदा बॉन्ड से 56% पैसे हासिल किए हैं, वहीं कांग्रेस को 11% ही मिले हैं। और ये वो पैसे जो बॉन्ड से बीजेपी ने लिए हैं, इसके अलावा जो कैश में इनके पास आता होगा तो कोई अकाउंट ही नहीं है। आप इनके खर्चे देखिए, हर तरफ इनका एडवर्टाइजमेंट लगा है और एडवर्टाइजमेंट में भी मोनोपोली बना ली है। प्रिंट मीडिया हो, टीवी हो और सोशल मीडिया हो, इनका बहुत डोमिनेशन है। लेकिन इतने पैसे एक पार्टी जमा कर सकती है, हिंदुस्तान के 70 साल के डेमोक्रेटिक व्यवस्था में ऐसा कोई नहीं किया। ये पहली बार ये सरकार अनेक ढंग से पैसे आज उठा रही है और इनके 5 स्टार ऑफिसेस से बड़े बड़े हर जगह आप देखिए, और 4-4, 5-5 फ्लाइट एक मीटिंग को जाते हैं और उनके पीछे और 2-4 जाते हैं। एक मीटिंग का इतना खर्च होता है तो शायद ही कोई पार्टी, अपोजिशन पार्टी उसका 10% भी नहीं कर सकती मुकाबला। मैं कहना नहीं चाहता कि बीजेपी ने किस तरीके से कंपनियों से पैसे लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तथ्यों की जांच कर रही है। हमें उम्मीद है कि सच्चाई बहुत जल्द हम सब के सामने आएगी। और अंत में मैं देश के संवैधानिक संस्थाओं से अपील करता हूं कि अगर वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहते हैं तो हमारी पार्टी को बगैर किसी रोक टोक से बैंक अकाउंट्स का इस्तेमाल करने दे, और जो इनकम टैक्स का क्लेम है वो अंततः कोर्ट के निर्णय के अनुसार सेटल हो जाएगा। राजनीतिक दल टैक्स नहीं देते, बीजेपी कभी इनकम टैक्स नहीं दी, लेकिन ये लागू सिर्फ कांग्रेस पे हो रहा है।
तो अभी आप सुन रहे थे कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस को, जिसमें से मल्लिकार्जुन खड़गे स्पष्ट रूप से कहते नजर आ रहे थे, चुनावी बॉन्ड को लेकर के चर्चा कर रहे थे, और जो कि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के हमेशा से सवाल उठाया जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट एसबीआई से सवाल जवाब मांग रही थी, पूरा डाटा मांग रही थी, जिसको लेकर के स्पष्ट करते कांग्रेस पार्टी के जो दिग्गज थे वो नजर आ रहे थे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।